एच युकावा ने निम्न में से किसकी खोज की थी, बताना। एच युकावा ने निम्न में से किसकी खोज की थी? परमाणु की, बताओ, परमाणु की खोज की थी एच युकावा ने या किसकी खोज की थी, ये आपको बताना है। हेलियोग्राफी की तो डी गबोर ने, डी गबोर, ठीक है ना, डी गबोर ने की थी। हेलियोग्राफी की डी गबोर ने की थी, तो इनका तो नहीं है। सर परमाणु की खोज तुम लोगों को याद होगा, डाल्टन, डाल्टन का परमाणु की खोज किया था। मेसान और पॉजिट्रॉन की खोज, ये पॉजिट्रॉन होगा, पॉजिट्रॉन, ठीक है ना, पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था, एंडरसन ने। युकावा ने किया था मेसन। अब इसी में इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक, समझ रहे हो ना, इस तरीके के। फोटॉन की खोज आइंस्टीन। ये 6-7 हैं जो आपसे एग्जाम में पूछता है। अगले पे आओगे, लुहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट किस नदी पर स्थित है? लुहरी, सोच समझ के बताना। देखो भागीरथी नदी वाला सबको याद होगा, लुहरी वर्ड नहीं है सर, टेहरी, ठीक है ना। कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट? तो टेहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, टेहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। नर्मदा के ऊपर देखोगे तो सरदार सरोवर, ठीक है ना, सरदार सरोवर पड़ता है नर्मदा के ऊपर। और ये रेलवे में खूब पूछता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। जीडी वालों तुम लोग कृष्णा नदी के ऊपर श्री सैलम भी याद रखना। श्री सैलम जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। और कृष्णा नदी के ऊपर ही नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। अब बचा कौन सा? बचा सर सतलज। बचा कौन सा? सतलज। देखो रेलवे में ये दोनों अक्सर पूछा है, जीडी में, सॉरी जीडी में, तो थोड़ा ध्यान दे देना, ठीक है ना। और रहना ही रहना है। अगला आएंगे, एथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग कहां होता है? मैंने जानबूझ करके ये चारों ऐसे ऑप्शन लिखे जो आपके रेलवे और एसएससी में कॉमन पूछता है। चाहे एनटीपीसी की बात कर लो, एएलपी की, जीडी की, सीजीएल की, सीएचएसएल की, ये चारों एसएससी और रेलवे के पेपर से उठाए गए ऑप्शन है। ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में थे, मैंने ऑप्शन में बदल दिया कि मैं इन सबको पढ़ा सकूं, ठीक है ना। चलो बताओ इसका क्या होगा। देखो भीड़ को तितर बितर करने में आपको पता होगा अश्रु गैस या टीयर गैस का प्रयोग करते हैं। आइडोफॉर्म का नाम सुना है? आइडोफॉर्म जीवाणुनाशी के रूप में, जीवाणुनाशक, ठीक है ना, जीवाणुनाशक, जीवाणुनाशक के रूप में हम आइडोफॉर्म का प्रयोग करते हैं। आइडोफॉर्म का खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में अगर हम लोग बात कर दें तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। देखो मेरे ना क्लास का ना नोट्स जरूर बनाया करो, क्योंकि मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं, ये तुम्हें रेलवे और एसएससी दोनों के लिए। मैं तुम्हें पूरे विश्वास के साथ कहता हूं लल्ला, तुम जहां इसको नोट करना चाहो नोट कर लो, इन 4 में से एक तुम्हारे पेपर में रहेगा और कंफर्म रहेगा, ठीक है ना। अगला आ जाओ लल्ला। तो इसका कारो, एथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग कहां करते हैं? एंटी फ्रिज के रूप में। जैसे यूरोप के देश नहीं है, वहां पेट्रोल जम जाता है, तो पेट्रोल में इसको मिला दिया जाता है कि सुबह करवा स्टार्ट करने लगे तो जमा हुआ ना मिले, इसको पेट्रोल में उपयोग किया जाता है। अगले पे आएंगे, डी ऑप्शन करेक्ट है, देख लो एक मिला करा, सी कंफर्म करेक्ट है। और याद रखना आज एमटीएस के स्टूडेंट के लिए 7:45 बजे आवाज उठानी है, ये बात याद रखना, कोई हटना मत, साथ देना यार। पूरे यूट्यूब की स्थिति उठा करके देख लेना, यहां से लेके कहीं तक कोई भी एमटीएस स्टूडेंट। आज रेलवे का थोड़ा सा शिफ्ट सेकंड का एएलपी का हुआ, 36 तो बड़े बड़े फैकल्टी और चैनल वालों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया, लेकिन एमटीएस के नाम पे कोई सांस नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि एग्जाम हो चुका है, कोर्स उनका बिक चुका है, पढ़ा चुके हैं वो। अब आवाज उठा करके वो क्या करेंगे? समझ रहे हो ना। अब आवाज उठाने से कोई मतलब नहीं, जबकि 1000 सीट कम नहीं होती अगर उसकी धांधली हुई है तो ये अंतर होता है। अभी रेलवे का क्यों आवाज उठाया जाएगा? क्योंकि एनटीपीसी अभी 4 महीने बाद होगा, उसका कोर्स बिकना बाकी है। अभी ग्रुप डी की वैकेंसी आनी बाकी है, तो उसका कोर्स बिकना बाकी है। तो रेलवे के मुद्दे पे आवाज उठाओ। आज एएलपी का आरा सेंटर सेकेंड शिफ्ट का पेपर शायद लीक हो गया या कुछ दिक्कत हुई, उसके लिए तुम देख लेना,
बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े लोग रेलवे का पेपर लीक, रेलवे का ये, रेलवे का वो करेंगे ताकि वो बच्चों की नजर में आ जाए, क्योंकि अभी ग्रुप डी बेचना है, अभी एनटीपीसी बेचना है, लेकिन एमटीएस तो बिक गया ना, एमटीएस का काम हो गया, क्यों कोई आवाज उठाएगा? बड़े गेम होते हैं यार, इस बात को जरा समझा करो, समझ रहे हो ना? लेकिन तुम लोग साथ देना, कुछ हो ना हो, पिछले 5 दिन से मैं लगा हूं, अभी भी मैं लगा रहूंगा अंटिल अनलेस जबकि अररिया सेंटर का, पूर्णिया सेंटर का कुछ हेसनेस ना हो जाए। निम्न में से सर्वप्रथम कौन सी योजना लॉन्च हुई थी? मैं लिख के दे रहा हूं, गलत करोगे। चलो ज्यादा ज्ञान है, ये लो, ये भी 2015 में ही लॉन्च है, ये भी 2015 में। अब बताओ, ये भी 2015 में, ये भी 2015 में। नहीं सोच लो कौन कहां पे, सोचो सोचो सोचो। 2015 सर, अगर हम लोग बात कर दें 2015 की, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बस सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि एक इसमें से है जो 2014 की है। अब वो अगर तुम पकड़ लो, अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना आई थी, यही सही आंसर है, अगस्त 2000। ये दोनों 2015 की हैं, लेकिन याद रखना एक अप्रैल की है, एक मई की है। ये आपके अप्रैल की है, ये आपके मई की है। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये तो बहुत बाद में आई थी यार, अभी इसको मुझे अच्छे से याद है। उज्ज्वला योजना ये 2016 में आई थी, उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट से इसको लॉन्च किया गया था, उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट से इसको लॉन्च किया गया था। 2014-15 की योजनाएं आपके पेपर में ज्यादा रहता है, ये याद रखिएगा, तो इसका सी ऑप्शन सही है। अगला पॉइंट, एल्केन, एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है? केमिस्ट्री रेलवे वगैरह के लिए बहुत जरूरी होता है, और एसएससी। देखो ये तो अल्कोहल ग्रुप का है, अल्कोहल, ठीक है ना, अल्कोहल ग्रुप का होता है, OH अल्कोहल ग्रुप का होता है। CnH2n, 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 N-2, N+2, और सिर्फ ये बताइएगा, ये जो +2 है ना, ये सही है लल्ला। एल्केन ग्रुप का CnH2n, वेयर N इज द नंबर, और ये जो है CnH2n, ये एल्कीन ग्रुप का होता है, एल्कीन, याद रखना, ये एल्कीन ग्रुप का रासायनिक सूत्र होता है। और CnH2n-2 ये एल्काइन ग्रुप का होता है। किस ग्रुप का होता है? एल्काइन, एल्काइन ग्रुप का होता है, ठीक है ना, ये एल्काइन ग्रुप का होता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये एल्काइन ग्रुप का होता है। अगला सी ऑप्शन। अच्छा, एक बात ईमानदारी की है ना, एमटीएस के बाद से तुम नोट कर लेना, जब मुझे लगा था, मैंने बैच वैच लॉन्च किया था एमटीएस के लिए, तब मैंने कहा था बच्चा कोर्स वोर्स ले लो, पढ़ लो, सच है ना। उसके बाद से मुझे नोटिस करते हो ना कि मैं कुछ भी किसी मुद्दे पे नहीं बोलता हूं। मुझे जिस दिन लगा ना कि तुम्हें समझाने की जरूरत है, मैं उस दिन बोलूंगा, और शायद उनमें से आज एक दिन की जरूरत है, ठीक है ना, आज एक दिन जरूरत है एमटीएस वाले स्टूडेंट के लिए, तुम लोग को साथ आना है सबको, ठीक है ना, 7:50 पे। कौन सी प्रतियोगिता ग्रास कोर्ट पर खेली जाती है? कौन सी प्रतियोगिता ग्रास, हार्ड और प्लेक्सिल्कन करके होता है, उसके ऊपर। देखो हार्ड कोर्ट पे तो आपके ये भी है यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन भी, ठीक है ना, हार्ड कोर्ट, हाँ सही है यार, हार्ड कोर्ट पे खेली जाती है आपकी ये वाली किस पे, तो यहां पे लिख लो हार्ड पे खेली जाती है। हाँ, विंबलडन विश्व की सबसे पुरानी टेनिस प्रतियोगिता है, जो कि लंदन में खेली जाती है और 1877 से खेली जा रही है, सबसे पुरानी यही है। अगर ऑस्ट्रेलियन की बात कर दोगे कि सर आज फ्रेंच किस पे, फ्रेंच तो सबको पता है क्ले पे खेला जाता है, मिट्टी पे खेला जाता है, और ये भी हार्ड पे ही खेली जाती है, ठीक है ना, ये भी हार्ड पे खेली जाती है। अभी फ्रेंच ओपन, बजरी का शेर राफेल नडाल ने संन्यास लिया है, वो अपने जीवन में 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, उनमें से 14 बार फ्रेंच ओपन ही जीते हैं। तो स्पेन के राफेल नडाल का भी नाम याद रखना, क्योंकि राफेल नडाल ने अभी अभी संन्यास की घोषणा की है, तो वो आपसे पूछ सकता है राफेल नडाल के बारे में। क्ले मतलब लल्ला मिट्टी होता है, मतलब मिट्टी के कोर्ट पर खेली जाती है जो आपके, वो है आपके फ्रेंच ओपन। दुनिया का सबसे पुराना है विंबलडन, ठीक है ना, जबकि फ्रेंच बहुत लेटेस्ट, मतलब लेटेस्ट इतना भी नहीं है, 1925 में शुरू हुआ था। और ये आपके यूएस ओपन
ये सेकंड सबसे ज्यादा पुराना है। यूएस ओपन की बात करोगे तो 1881 में, और ऑस्ट्रेलियन ओपन भी अपने 1905 में, ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में शुरू हुआ था। कभी कभी पूछता है कि वह कौन सा ओपन है जिसमें खिलाड़ी सफेद कपड़ा पहन के केवल खेलते हैं, तो सफेद कपड़ा पहन करके, सफेद ड्रेस पहन करके विंबलडन में खेला जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी विंबलडन ही है। दुनिया का सबसे पुराना है विंबलडन। फ्रेंच वाला पेरिस में खेला जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके कभी कभी तो शहर पूछ देता है कि कौन कहां खेला जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन करेक्ट है। बालों का झड़ना, यह क्वेश्चन मैंने पेपर से ज्यादा लड़की लड़कों के तुम लोगों के लिए डाला है, ठीक है ना, तुम लोगों के लिए डाला है। बताओ जरा कौन सा विटामिन कैसा, बताइएगा। B2 राइबोफ्लेविन, सर B2 राइबोफ्लेविन होता है, इसकी कमी से होने वाला रोग किलोसिस है। तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा सर, ये है सर राइबोफ्लेविन, ठीक है ना, राइबोफ्लेविन, मतलब सर ये ऑप्शन तो नहीं होगा। B5 सर ये बहुत लोग नहीं होते कि ये सर मेरा बाल बड़ा सफेद हो रहा है यार, तो जो बालों का सफेद होना, पैंटोथेनिक, याद रखना, बाल सफेद होना, ये B5 की कमी से होता है। अगर आपके बाल सफेद हो रहे हैं तो समझ लीजिए आपके अंदर क्या कमी है? पैंटोथेनिक की कमी है, पैंटोथेनिक की कमी है। अच्छा सर, अब आता है B3 या H को तो सर हम लोग बायोटीन कहते हैं और यही राइट आंसर है। H को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? बायोटीन के नाम से जानते हैं, त्वचा रोग। और B3 की कमी की वजह से निकोटेनिक एसिड या इसे PP, इसको हम लोग PP के नाम से भी जानते हैं, इसकी कमी से पेलाग्रा रोग, पेलाग्रा या 4D सिंड्रोम। ये 4D सिंड्रोम रोग क्या होता है सर? याद रखना लल्ला, ये खूब रेलवे एसएससी में पूछता है। ये त्वचा रोग है यार, नाम से खाली ससुरा विदेशी टाइप का लग रहा है, ये त्वचा रोग ही, 4D सिंड्रोम या पेलाग्रा है ये त्वचा रोग। ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है ना। अरे यार एक लोग अब पूछ रहे हैं सर एमटीएस वालों का क्या होगा? हम हैं ना 750 पे, आज मेरे साथ जुड़ो ना एमटीएस वालों के लिए, अभी यहां पढ़ लो। कुछ तो एमटीएस वाले ऐसे भी हैं जिनका पेपर बिगड़ गया है, अब वो सोच रहे हैं कि एमटीएस को कैंसिल ही हो जाए ताकि नए सिरे से हो। ये वाला खुराफात भी मैं अच्छे से समझता हूं। आज 750 पे जब एमटीएस के दूसरे स्कैम के बारे में बात करूंगा तो इस मुद्दे पे भी बात करूंगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका पेपर खराब चला गया, साल भर पढ़े नहीं, अब वो क्या सोच रहे हैं कि पूर्णिया सेंटर की वजह से पूरे भारत का एमटीएस कैंसिल हो जाए और उसमें इनको दोबारा पेपर देने को मिल जाए। बट नालायक कहीं के, मतलब 30 लाख लड़के लड़की फिर से मां बाप से उधार मांग के दोबारा सेंटर पे जाए, 2 महीना फिर तैयारी करे। नहीं ऐसा है कि नहीं, सच नहीं कह रहा हूं। कई ऐसे लड़की लड़के नहीं होंगे जिनका पेपर बिगड़ गया होगा, चाह रहे होंगे कि अरे गुरु पूरा पेपर वह कैंसिल करा दो, हम जाके दोबारा देंगे, ज्ञान देंगे ससुर जाके दोबारा। पहली बार में सही हुआ नहीं, एक सेंटर पे नकल हो गया, नकल भी क्या हुआ, धांधली हुई, ठीक है ना, कोई पेपर ऊपर लीक नहीं हुआ एमटीएस का। कोस्ट गार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी बताइएगा? कोस्ट गार्ड की स्थापना, अरे यार एच का रासायनिक नाम बायोटीन है और क्या, कोस्ट गार्ड। देखो ये सब बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इनको, जैसे एनसीआरबी, सीबीआई इस साल नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसकी सीबीआई की स्थापना, ठीक है ना, सेंट्रल ब्यूरो फॉर इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई की। और ये जो है रैपिड एक्शन फोर्स, ठीक है ना, रैपिड एक्शन फोर्स की, जीडी वालों ध्यान दे देना, रैपिड एक्शन फोर्स की हुई थी 1991 में, सीबीआई की 1953 में, 1996 में एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। राइट आंसर क्या हुआ? कोस्ट गार्ड। मैंने जानबूझ करके इसमें आईटीबीपी, बीएसएफ नहीं डाला, सबको रटपटा, आईटीबीपी 1962, बीएसएफ 1900 आपके क्या कहते हैं 65। तो मैंने कहा यार कुछ ऐसा पूछो जिसमें लोग गड़बड़ाएं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। शीशम का वानस्पतिक नाम क्या है? जानबूझ करके 4 ऑप्शन मैंने ऐसे रखे जो पेपर में आते हैं और लोग गलत करते हैं। देखो ये शीशम का वानस्पतिक नाम है, शीशो लगा है ना, ये शीशम का वानस्पतिक नाम है। शीशम को क्या इंडियन रोजवुड भी कहते हैं। इस शीशम के पेड़ को सफेदा भी कहते हैं, इसी के पेड़ को हम लोग सफेदा भी कहते हैं, इंडियन रोजवुड भी कहते हैं, इंडियन रोज
वुड भी कहते हैं और इकोलॉजिकल टेररिस्ट भी कहते हैं। पारिस्थितिकी आतंक भी कहते हैं, आतंक भी कहते हैं शीशम के पेड़ को। सेरा रोबुस्टा, ये किसका है? सेरा रोबुस्टा रेलवे के स्लीपर जो होते हैं, बीयू होगा, रेलवे स्लीपर जो होते हैं, इसी को तुम साल वृक्ष कहते हो, साल वृक्ष। और जो रेलवे के बड़े बड़े स्लीपर बनाए जाते हैं जिनके ऊपर से ट्रेन गुजर भी जाती है कई बार बीच में, वो आपके साल वृक्ष के होते हैं। उसके अलावा तुम्हें बतावें कि ये सागौन, ये टेटकोना को हम लोग सागौन के नाम से जानते हैं, इसके भी रेलवे के स्लीपर्स बनाए जाते हैं। स्लोने सैलिक्स होगा यार, इसको सैलिक्स करो, ये तो कुछ है ही नहीं, यहां पे मैं तुम्हारे लिए लिख दे रहा हूं सैलिक्स। सैलिक्स जानते हो क्या होता है? सैलिक्स एल्बा, अगर इसको पूरा करो तो यहां पे लिख दो सैलिक्स अल्बा। सैलिक्स अल्बा जो होता है, इसी को तुम, ये वैज्ञानिक नाम है, इसको तुम विलो का पेड़ कहते हो, विलो। और विलो का जो वृक्ष होता है, यह क्या बनाने के काम में आता है? बैट बनाने के काम में आता है। यह सागौन वृक्ष का केमिकल नेम है, यह साल वृक्ष का, और यह शीशम वृक्ष का, ठीक है ना। अच्छा, एक होता है वो बंदूक, बंदूक की जो बट होती है ना, जो लकड़ी की बंदूक की बट बनी होती है, बंदूक की जो बट होती है, ये रेलवे का बड़ा फेमस क्वेश्चन है। बंदूक बट वो किसका बना होता है? सहतूत का बना होता है। बंदूक का जो बट होता है लल्ला, अरे वॉलनट का बना होता है यार, ये वॉलनट, वॉलनट का बना होता है बंदूक का बट, ठीक है ना, बंदूक का बट वॉलनट। और ये जो सहतूत मैंने लिख दिया, इसका हॉकी, टेनिस और बैडमिंटन का जो रैकेट होता है वो सहतूत का बना। जो हॉकी की स्टिक होती है, बैडमिंटन का जो रैकेट में लकड़ी जो लगी रहती है बैडमिंटन, और जो टेनिस का हैंड वाला जो होता है जिसे ऐसे मार मार के खेलते हैं वो, ठीक है ना। गुरुजी एमटीएस के लिए आवाज उठाना जरूरी है गुरुजी, मैं आपके साथ हूं। हाँ तो दीपक महतो जी 750 पे उसके लिए होगा ना, अभी पढ़ा रहे तो अभी पढ़ाई करो, अभी पढ़ा रहा हूं तो अभी पढ़ाई करो, ये नहीं कि भैया एमटीएस करो, अभी पहले क्लास करो। 750 पे एमटीएस की बात होगी, ठीक है ना। तुमको पढ़ाई करना है, बात मुझे उठानी है, तुमको जाड़े में हम धरना के लिए नहीं बुलाएंगे, वो मैनेज हम लोग करेंगे, वो क्या करना है वो अभी बताऊंगा। लेकिन तुम बस इतना करो कि YouTube पे मेरा साथ दो, मेरी बात को फैलाने में मदद करो, शेयर करो, और चुपचाप घर पे रह के पढ़ाई करो। अभी प्रयागराज जाने का प्रोग्राम बन रहा है, क्योंकि प्रयागराज एसएससी ऑफिस का ही मजिस्ट्रेट था जो पूर्णिया के सेंटर पे समन्वयक बना हुआ था, वो व्यक्ति भी फर्जी निकला है। अभी बात करते हैं उस पे, पहले ये काम करो। अंकटाड का मुख्यालय कहां स्थित है? सर देखिए, नैरोबी में तो यूएनईपी का मुख्यालय है, यूएनईपी का मुख्यालय है। रोम में बात करेंगे तो अंतरराष्ट्रीय खाद्य संस्था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का है। जेनेवा और न्यूयॉर्क, अब मैंने सिर्फ 2 ऑप्शन छोड़े। सर यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में खूब पूछता है, ठीक है ना, यूनिसेफ न्यूयॉर्क में खूब पूछता है, और जेनेवा, राइट आंसर क्या बन जाएगा लल्ला? जेनेवा। अगले पे आएंगे। मूली में तीखापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बताइएगा, मूली में तीखापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये आपको सोच समझ के बताना है, ठीक है ना। मूली में तीखापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बताओ 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 बताओ, जल्दी से बताओ, मूली में तीखापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? हाँ बताओ भैया, मूली में तीखापन, सोचो समझो और आंसर करो, चलेगा आधा घंटा तक उधर भी। हाँ वो बहुत देर से मेरी वॉइस मिसमैच हो रही है, 2-4 स्टूडेंट लिखे भी, लेकिन अब हम कर क्या सकते थे। स्टूडेंट लिखे थे कि सर वॉइस मिसमैच हो रही है। देखो कैप्सेनीन से, देखो कैप्सेनीन से क्या होता है, हैं? हाँ उसाइल वाला इवेंट चल रहा है भैया। 1 सेकेंड थोड़ा तुम लोग रुक जाओ, थोड़ा सा वॉइस जो मिसमैच हो रहा है उसको सही करने की एक कोशिश चल रही है। 1 सेकेंड बस रुक जाओ। भैया अब आवाज आ गई? फिर वो मैंने ना मिसमैच हो रही थी तो वो हम सही करवा रहे थे।
क्लियर है, कुछ लड़के लिख रहे हैं मिसमैच कुछ, चलो ठीक है। तो आ जाओ, देखो कैप्सेसिनिन, ठीक है ना, मिर्च में जो चटपटाहट होती है, मिर्च की चरपराहट, मैंने ये एक दिन और बताया था। अच्छा, कई लोग करेला किसको खाना नापसंद है, जानते हो? करेले की जो कड़वाहट होती है, करेला में कड़वाहट, करेला में जो कड़वाहट होती है वो होती है आपके मेमेडिकोसाइट की वजह से, मेमे, और आइसोसाइनेट की वजह से होता है मूली में तीखापन। अब जाड़े में तो लोग जैसे घर द्वार के बाहर लगा लेते हैं कुछ लोग, तो आइसोसाइनेट के कारण होता है। और कभी कभी सलाद खाने बैठे, मार खीरा काटे पड़े हैं, तब तक एक निवाला खीरा का खाए वो खीरे में जो कड़वाहट होती है वो कुकुरबिटेसिन के कारण, ठीक है ना, खीरे में जो कड़वाहट होती है लल्ला, वो कुकुरबिटेसिन के कारण खीरे में कड़वाहट। ये जो नोट्स है ना, मैं तुमको लिख के कह रहा हूं, जो लोग साइंस के नाम पे भी साइंस के दूसरे दिग्गज चैनलों पे पढ़ा रहे होंगे, मैं लिख के कह रहा हूं, उनसे बेहतर कंटेंट देने का प्रयत्न कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। हर टीचर अपनी तरफ से बेहतर करता है, मैं अपनी तरफ से बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो प्लीज यार थोड़ा सपोर्ट करो, इसका नोट्स बनाओ, फायदा उठाओ, ठीक है ना। तो सर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला आ जाओ, भारतीय संसद का अर्थ है सर राष्ट्रपति, राज्यसभा। ये क्वेश्चन आसान है, ये आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अगला, निम्न में से सर्वप्रथम भारत रत्न किस वैज्ञानिक को मिला था? बताओ बताओ बताओ। वेंकट रमन 1954 में मिला था। अरे बाप रे बाप, मैटर फंसने लगा। 1954। सर विश्वेश्वरैया 1955 में मिला था। एपीजे अब्दुल कलाम जी सबसे लेट हैं, 1997 में, ठीक है ना, 1997। सीएनआर राव सर, ये सचिन तेंदुलकर जी के साथ इनको मिला था सन 2014 ईस्वी में, सचिन तेंदुलकर जी के साथ 2014 ईस्वी में। अब तुम खुद देख करके बता सकते हो कि किसको किस ईस्वी में मिला था, ठीक है ना, किसको किस ईस्वी में मिला था, ठीक है ना, किसको किस ईस्वी में मिला था, अब तुम खुद देख करके बता सकते हो। एक स्टूडेंट पूछ रहा है सर अजीत भारती सर की बुक, उम्मीद है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगी, ठीक है। अगला, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम किस नाम से जाना जाता है? देखो, चंद्रगुप्त मौर्य को अलग अलग लोग अलग अलग नाम से, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो सैंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, अच्छा ये चंद्रगुप्त द्वितीय है, वही हम बोले ससुरा, विक्रमादित्य। इसको देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, देवश्री के नाम से भी जाना जाता है, देवगुप्त, देवश्री। और इसको क्या कहा जाता है यार, परम भागवत के नाम से भी जाना जाता है, परम भागवत, ठीक है ना, परम भागवत के नाम से भी जाना जाता है। तो देवगुप्त, देवश्री, परम भागवत, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, सब एक ही व्यक्ति के नाम है, सब एक ही व्यक्ति के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सी ऑप्शन। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? सोच समझ के बताओ। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस सर 14 दिसंबर। इस दिन, ये चारों दिवस मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेट करके लाया हूं कि अगर आपको याद रहा तो आपको एक नंबर मिलेगा। यह मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 11 मई, 11 मई इसका राइट आंसर है। लेकिन 17 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व दूरसंचार दिवस, विश्व दूरसंचार दिवस, विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। और 21 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन डे। अभी 2 दिन पहले हम लोग करंट अफेयर की क्लास में ये पढ़े थे, वर्ल्ड टेलीविजन डे। सच कह रहे कि नहीं? सच कह रहे हैं ना? हाँ। देखो यार, जो लोग मुझसे ये सारी चीजें कह रहे हो, रेलवे हो या एसएससी हो, अभी एनटीपीसी की डेट नहीं आई है, जीडी की डेट 4 फरवरी है। मैं दिसंबर लास्ट या फिर आपके जनवरी के फर्स्ट वीक में, मेरी पिक्चरें आमिर खान की तरह होती हैं, मेरी किताबें साल में 1-2 आएंगी, लेकिन वो अपने लेवल पे आएंगी। तो दिसंबर लास्ट में मैं जीएसजी के और आपके करंट अफेयर की बुक लॉन्च करूंगा, ठीक है ना, लेकिन अभी नहीं। तो वो मेरे क्या वेट में, बल्कि एक बहुत अच्छी बुक है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, आप अभी उससे जरूर पढ़ सकते हैं, मेरी करंट की आएगी।
ब्रिटिश अधिनियम लोक सेवा आयोग की स्थापना की? सर ए ऑप्शन, भारत सरकार। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत ही भारत की महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार मिला था। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसको ही हम लोग कहते हैं आपके वो क्या बोलते हैं यार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इसको कैरेबियन सागर में आने वाला साइक्लोन है कौन सा बताओ? कैरेबियन साइक्लोन। देखिए सर, टाइफून की बात कर दें तो ये तो चाइना सी में आता है, चाइना सी साइड आता है। सर विली विली की बात कर दें तो ये तो ऑस्ट्रेलिया में आता है। टॉर्नेडो की बात कर दें तो ये तो सर यूएसए के साइड आता है, यूएसए के। हरिकेन्स की बात कर दें सर तो ये कहां आता है? कैरेबियन सी में। और अगर बात कर दे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, वो आता है इंडियन ओशियन में। कौन सा? ट्रॉपिकल। ये वाले क्वेश्चन तो हमारे एसएससी रेलवे वाले सोचते हैं हटा यार, साइक्लोन की बात कर दें तो वो आता है इंडियन ओशियन में, इंडियन ओशियन में। याद रखना 750 पे एमटीएस के स्टूडेंट के लिए आप 5000 के 5000 स्टूडेंट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन तुम देखना तुम्हारे में से ही बहुत सारे स्टूडेंट साथ शायद ना दे पावे। डच मेटल किस किस का संगठन है? डच मेटल Cu प्लस SN प्लस जेड, ये तो सर गन मेटल का है, तो ये तो होगा नहीं गन मेटल। ठीक है, गन मेटल का है। Cu प्लस SN, ये तो सर कांसा का है, कांसा का है। Ni प्लस Fe प्लस Cr प्लस C, अगर इसको मिला दोगे तो सर वो नाइक्रोम के जो तार बने होते हैं, ये इसका है, कई बार पूछता है नाइक्रोम के तार किन के बने होते हैं? Cu प्लस जेडन। जबकि Cu प्लस जेडन ये जानते हो कितने के रेशियो में है? 80% और 20%। यही अगर 70-30 कर दें Cu प्लस जेडन, तब इनका कंपोजिशन बदल जाएगा। 70 और 30 कर दोगे तो पीतल बन जाएगा, 70 और 30 कर दोगे तो पीतल बन जाएगा। और यही अगर 60 और 40 कर दोगे, 60 और 40% कर दोगे तो मुंज मेटल बन जाएगा, मुंज मेटल बन जाएगा। अब तुम सोचो कि ये चारों के चारों किससे रिलेटेड हैं? ये चारों के चारों किससे रिलेटेड हैं? तो ये चारों के चारों आपके रिलेटेड हैं डच मेटल और इससे। और इस तरीके के क्वेश्चन खूब पेपर में छाए रहते हैं। सोरा का रासायनिक नाम, ठीक है ना, सोरा का रासायनिक नाम क्या है? सोच समझ के बताओ। सर देखिए, पहले तो पेन सेलेक्ट कर लें सर। यस, आ जाओ भैया, एक कोई कौन सा कलर ले लें, थोड़ा सा येलो कलर सही रहेगा, येलो। अब बताओ सोरा का। देखो ये जो चारों ऑप्शन दिए हैं, तुम एसएससी से लेकर रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए छा जाओ, मैं बता रहा हूं कि आपके लिए बनेगा जरूरी। जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट, नहीं सर ये नहीं हो सकता, इसको हम लोग लाल दवा कहते हैं। बचपन में चोट वगैरह लग जाता था तो इसी से धुल उल करके आदमी अपना पट्टी ओट्टी बांध लेता था। अगर हम लोग बात करें पोटेशियम नाइट्रेट की, तो पोटेशियम नाइट्रेट का मतलब होता है KNO3 और पोटेशियम पर मैग्नेट KMNO4 ये, ठीक है ना। अच्छा सर इन दोनों का भी ये आपके फिटकरी है, जो घरों में उपयोग होने वाला फिटकरी है वो है। अच्छा फिटकरी का सूत्र बचपन में पूछ पूछ करके टीचर लोग हम लोग को बड़ा पीटे थे। वो क्या होता है सर? इसको कहते हैं सर K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस 24H2O। ये है सर पोटेशियम एल्यूमिनेट सल्फेट, या फिर इसी को हम लोग पोटास एलम के नाम से भी जानते हैं। तो ये बात भी आप याद रखिएगा, ये सब रेलवे के पेपर में, एसएससी के पेपर में बहुत तगड़े से पूछा जाता है। और अमोनियम क्लोराइड सर ये यही है ना, NH4Cl यही है ना। और तुम अपना पेपर उठा के देख लेना एसएससी से लेकर रेलवे तक, जो तुमसे इस तरीके के औद्योगिक नाम वाले या प्रचलित नाम वाले क्वेश्चन न पूछता हो। नौसादर, ठीक है ना, नौसादर ये अब ध्यान रहेगा, याद रहेगा। तो एक एक चीज को, ठीक है ना, एक एक चीज को थोड़ा सा सोच समझ करके लेके चलना। अगले पे आएंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो गया सर? बी ऑप्शन इसका राइट हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट, राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सर अगला क्वेश्चन आ जाओ। राष्ट्रमंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सोच समझ के बताना। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? नहीं सर 1960 तो नहीं, 1960 में सर ओपेक की स्थापना हुई थी, जो एसएससी रेलवे के लिए बनता है जरूरी। और इसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है सर? हेडक्वार्टर इसका पड़ता है वियना में, ठीक है ना, वियना में। तो ये तो नहीं है सर।
1945 की बात करें तो 1945 में सर यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी। 1945 में सर अरब लीग की स्थापना हुई थी, अरब लीग की स्थापना हुई थी। तो सर ये वाला भी मजा ना है। यूनाइटेड नेशन आपके अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है, वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में। और अरब लीग की बात कर दें तो अरब लीग का हेडक्वार्टर कहां पड़ जाता है? काहिरा में, अरब लीग का काहिरा में। अच्छा सर 1961 अब सोचो कि राष्ट्रमंडल देश वो नेशन है कहीं ना कहीं जो कि अंग्रेजों द्वारा कहीं ना कहीं शासित किए गए। नाम जिसका हेडक्वार्टर कहां पड़ जाता है? काठमांडू। हेडक्वार्टर कहां पड़ जाता है? काठमांडू में। इसका राइट आंसर होगा 1926। और राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ देशों का जो हेडक्वार्टर पड़ता है वो कहां पड़ता है लल्ला? लंदन में। उठा लेना अपना एनटीपीसी, उठा लेना अपना एएलपी, आरपीएफ या फिर जीडी, देख लेना जो ये तुमसे इस तरीके के क्वेश्चंस न पूछता हो, ठीक है ना, इस तरीके के क्वेश्चन ना पूछता हो। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला, गंजापन किस कवक के कारण होता है? जीडी के पेपर में, रेलवे के पेपर में, एसएससी के पेपर में यही 4 आज तक कवकों के नाम दिए हैं और इन्हीं 4 के आपसे रोग पूछता है। मैं चारों को एक्सप्लेन कर दूंगा, बस तुम अपने नोट्स में इसको कहीं लिख लेना। देखो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और आपके ये क्या कहते हैं ये फंगस, इन्हीं 4 के आते। इन चारों को, ये जो तुम्हारा बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, फंगस है, वायरस है, इन चारों को लल्ला मेडिकल के टर्म में पैथोजेंस कहते हैं। अगर तुमसे कोई कहे ना ये पैथोजेनिक बीमारी है तो पैथोजेंस तो सब हैं। अब उसमें से जैसे अगर हम लोग बात कर लें फ्यूमिगेटस, कुछ लोग कहते हैं दमा हो गया है क्या, बड़ा तुमको खांसी आ रही है, फ्यूमिगेटस नाम के आपके उसकी वजह से होता है। कुछ लोग किससे परेशान होते हैं? दाद से। दाद जो रोग होता है वो होता है दाद, रिंगवर्म जिसे तुम कहते हो। ये आपका अस्थमा हो गया, ये आपके रिंगवर्म हो गया ट्राइकोफाइटम की वजह से। टीनिया कैपेटिस राइट आंसर है। टीनिया कैपेटिस नाम का अगर जिसे यहां लग जाए ना टीनिया कैपेटिस तो गड़बड़ा जाएगा मैटर, गंजापन हो जाएगा। और सर ये वाला जो है स्कैरस स्कैबीज, ये दाद, खाज, खुजली, क्या सर इलाज करवाएंगे क्या? नहीं भैया, रोग बता रहे हैं, ठीक है ना, नहीं भैया रोग बता रहे हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे देखो यार, अभी तो एमटीएस की आंसर की नहीं आई है, अभी परेशान मत हो। और एक बार मैं बता दूं, चाहे तुम भारत का कोई एग्जाम दे लेना, तुम बिहार पुलिस, बिहार पीएससी, बिहार एसएससी, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, मैं जीएस दिल से बता रहा हूं, हर एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूं। खाली अलग अलग थंबनेल पे लोग बेवकूफ बनाते रहते हैं कि ये बिहार में आएगा तो ये यूपी में आएगा तो ये एसएससी में, रेलवे में। जीएस यही है यार, ठीक है ना, मैं सच कह रहा हूं। चलो तो अगले क्वेश्चन पे जाएंगे और इसका राइट आंसर सी बनेगा लल्ला, सी। स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अगले पे आएंगे, डेथ ऑफ अ सिटी किसकी रचना है? बताओ, डेथ ऑफ अ सिटी क्या तुमने बोला? एक स्टूडेंट का कमेंट है, क्या हो गया है? बिहार पुलिस में ईडब्ल्यूएल, एनसीएल मुद्दा को एक बार बोलिए सीएसबीसी से प्लीज सर एक बार। अच्छा यार देखो पल्लवी, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है बेटा, मैं कोशिश करूंगा इसके बारे में जानकारी उठाने की, ग्रहण करने की, कहीं से प्राप्त करने की, उसके बाद मैं कुछ बोल पाऊंगा। मैं आजकल सिर्फ बिजी हूं किस मैटर में? एमटीएस वाले में, ठीक है ना, एमटीएस वाले में। चलो इसका आंसर करो। चलो ठीक है, करो आंसर। हो गया, एक सेकंड, मैं थोड़ा सा कुछ कर रहा था, अब आंसर करो। हाँ चलो, क्या है डेथ ऑफ अ सिटी? आज का डेट, आज का टाइम नोट कर लेना। आज हम लोग कितने तारीख पे हैं? आज हम लोग है ना 26 नवंबर के ऊपर 7:15 हो रहा है। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं, बुक एंड ऑथर से एक क्वेश्चन आएगा। इंदिरा गांधी जी की तो ये पुस्तक है नहीं, इंदिरा गांधी जी की तो ये पुस्तक है नहीं, इनकी लिखी हुई जो किताब है वो बहुत फेमस है, इटर्नल इंडिया, ठीक है ना। इंदिरा गांधी जी की फेमस किताब कौन सी है? तो याद रखना, इटर्नल, इटर्नल इंडिया,
ये इंदिरा गांधी जी की लिखी हुई पुरुष बुक है। अमृता प्रीतम, ये इनकी फेमस किताब है। इनकी एक और किताब 49 डेज बहुत फेमस है। इनकी एक और किताब कागज ते कैनवास बहुत फेमस है, कागज ते कैनवास। ये दोनों अमृता प्रीतम जी की ही किताब है। टोटल इनकी 3 किताब है, एक 49 डेज, एक कागज ते कैनवास और एक डेथ ऑफ ए सिटी। जयशंकर प्रसाद जी की आंसू नाम की किताब जरूर याद रखना, फेमस है। एक किताब का नाम है कामायनी, ठीक है ना, कामायनी बहुत फेमस है। और एक किताब का नाम है लहर। ये तीनों। अगर सूर्यकांत त्रिपाठी जी की बात करोगे तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी को प्रसिद्ध रूप से निराला के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? निराला के नाम से जाना जाता है। और तुम्हें मैं ये भी बता दूं कि इनकी 2 किताब बहुत फेमस हैं। एक किताब का नाम है अनामिका, जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, और एक किताब का नाम है परिमल। अनामिका और परिमल। कुल मिला जुला के अमृता प्रीतम इस क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर है, ठीक है ना। अनामिका और परिमल, अमेरिका बोल रहे हैं। तो सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? अमृता प्रीतम राइट आंसर है इस क्वेश्चन का मेरे भाई। जरा ध्यान देकर के इसको करना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तापमापी के पैमाने को 100 भागों में बांटा गया है? एक्चुअली ताप मापने के लिए अलग अलग स्केल हैं। किसी को आप रिक्टर स्केल कहते हो, किसी को केल्विन स्केल कहते हो, किसी को रोमर स्केल कहते हो। हर स्केल को अलग अलग, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें कहूं पीएच स्केल, जो कि आपके एसिड और बेस नापने के काम आता है, हम पीएच स्केल की बात करें तो वो 0 से लेकर 14 के पैमाने पर होता है। यही कहोगे ना? हाँ सर, पीएच स्केल 0 से 14, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन अगर हम बात करें इनकी, तो तुम्हें मैं बता दूं, अगर हम लोग बात करें आपके इसकी किस तापमापी को, तो उसके ऊपर तुम्हें राइट आंसर जो इसका बनेगा वो कौन सा बनने वाला है? सोच समझ के बताओ। केल्विन, ठीक है ना, केल्विन। ये 0 से लेके 100 होता है। लेकिन वहीं अगर तुम रोमर पैमाने पे चले जाओ तो ये 80 भाग में डिवाइड होता है। रोमर पैमाना 80 भाग में। केल्विन के अलावा मैं तुम्हें और भी बता दूं, एक ताप मापने का पैमाना होता है सेल्सियस। सेल्सियस भी लल्ला 100 भाग में ही डिवाइड होता है। तो रोमर 80 भाग में डिवाइड होता है, केल्विन 100 भाग में डिवाइड होता है, सेल्सियस 100। और अगर तुम बात कर दोगे फ़ारेनहाइट की, तो सबसे ज्यादा यही अलग अलग पैमाने पे डिवाइड होता है, 180। इन 4 के अलावा कोई 5वां पैमाना तुमसे एग्जाम में नहीं पूछ सकता। अगर तापमापी की बात कर दिया, टेम्परेचर मापने की बात कर दिया, मैं जब भी कोई क्वेश्चन लाता हूं, मैं उसके हर ऑप्शंस को इसलिए डिफाइन करता हूं क्योंकि मैं जानबूझ के क्रिएट किया रहता हूं कि मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से वो पूरा टॉपिक समझा दूं। अब जैसे अगर तुमको तापमापी ही समझना है तो 4 प्रकार के तापमापी हैं, 4 प्रकार के स्केल होते हैं, जिसमें रोमर 80 भाग में, फ़ारेनहाइट 180 बराबर भागों में, केल्विन और सेल्सियस 100 बराबर भागों में। 1 नंबर मिलना होगा, मिल जाएगा। इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा मेरे भाई? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? आइस हॉकी किस परिसर पर खेला जाता है? बताओ, आइस हॉकी कहां खेला जाता है? रिंक में, ग्रीन्स में, एरिना में या वेलोड्रम में? ठीक है, बताओ बताओ बताओ, रिंक में, किस में? तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे तुम मान लो ये करना चाह रहे। अच्छा, एक बात बीच में ये भी बता दूं जब तक आप आंसर करें। कल जब हम लोग 25 नवंबर को क्या किए थे, एमटीएस के ऊपर एक सेशन लिए थे वहां के धांधली को लेकर के। आज मैं तुम्हें, चूंकि ऑथेंटिक सोर्स नहीं है लेकिन फिर भी बता दूं, आज कल में तुम्हारा आंसर की एमटीएस के आने की पूर्ण संभावना है। तो मुझे आज का तो उम्मीद अब कम लग रहा है। यूं मान लो कि आज 26 नवंबर हो गया है, देर रात आज आ गया तो आ गया, नहीं तो कल और परसों में 27-28 तारीख एमटीएस का आंसर की आ सकता है। तो सब लोग रेडी रहना। अब आज 26 नवंबर तो मान लो बीती गया, अब तो क्या ही किया जाएगा उस पे। आइस हॉकी किस परिसर पे खेला जाता है? देखिए सर, आइस हॉकी की अगर बात कर ली जाए तो आइस हॉकी रिंक पर खेला जाता है, रिंक नाम के मैदान पे। ग्रीन्स में बाउल्स खेला जाता है। एक गेम का नाम होता है बाउल्स, पता नहीं तुम लोग जानते हो कि नहीं, मुझे नहीं पता। बाउल्स। एरिना में हॉर्स राइडिंग या फिर घुड़सवारी किया जाता है, घुड़सवारी, ठीक है ना। गोल्फ जो है, ये गोल्फ का भी खूब रेलवे के पेपर में आता है, ये कोर्स पर खेला जाता है, गोल्फ कोर्स में। वेलोड्रम पे साइकिलिंग, ठीक है ना, साइकिलिंग, ये साइकिलिंग किया जाता है। ये वेलोड्रम पे क्या किया जाता है? साइकिलिंग किया जाता है। एक गोल्फ कोर्स खेला जाता है। घुड़सवारी एरिना
देखो तुम लोग को एक और बात बताते हैं, तुम लोग को देखो साक्षात बुद्धि के भसुर लोग किन्हें कहा जाता है, वो देखो तुम लोग को एक कमेंट बॉक्स में दिख रहा होगा, वो कब से लिखा जा रहा है रिकॉर्डेड क्लास, जान रहे हो किस चक्कर में, उसका नाम ले लें, लेकिन उसका नाम मैं इस तरीके से लेना चाहेंगे, बुद्धि के असुर या तो भसुर लगोगे बेटा तुम, जो इस तरीके के कमेंट कर रहे हो। खैर फिलहाल जाओ आनंद लो तुम बुद्धि के भसुर। अब क्या बोले, डायनासोर के है ससुर, इनका नाम है भसुर, डायनासोर डायनासोर डायनासोर, ऐसे को सीरियल आता था। अब मैं क्या बोलूंगा, अब ये लोग ओवर स्मार्ट होते हैं, क्लास में आते अपना नाम लिवाने, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने, भाग यहाँ से, पढ़ाई नहीं करेंगे, ससुर आके यहाँ पे बैठ के तीन तूफान करेंगे, भाग। हाँ यार अब बताओ क्या बोले इनको, हम डांटे ना तो क्या करें, अपने पढ़ेंगे नहीं ससुरे, दूसरे स्टूडेंट को भी डिस्टर्ब कर देंगे। क्वेश्चन का आंसर बताओ, ध्वनि की चाल इसमें कहां ज्यादा होगी। अब नहीं करेंगे कमेंट कि डायनासोर के हैं ससुर, डायनासोर भसुर है। सर्वाधिक ध्वनि की चाल, सर जहां तक हम लोग जानते हैं कि ठोस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है, क्योंकि सर अगर हम लोग बात कर ले हवा की तो सर 332 मीटर पर सेकेंड होती है, तो सर ये तो सबसे कम हो गई ना 332 मीटर पर सेकेंड। हाँ सर ये बात तो आपकी सही कह रहे हैं। अगर हम नॉर्मल पानी में, ये हम हवा की, अगर हम नॉर्मल जल में बात कर लें तो 1483 होती है, लेकिन यही हम समुद्री जल में बात कर लें, सैलाइन वाटर में, तब कितनी हो जाएगी लल्ला, 1583 हो जाएगी। अब अगर ठोस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है तो एल्युमिनियम, लोहा, कांच, अल्कोहल, इसका मतलब है सर अल्कोहल में तो नहीं हो सकती। हाँ सही में नहीं है, अल्कोहल में तुम देखोगे तो 1213 मीटर पर सेकेंड होती है। अच्छा सर खेल हो गया। कांच की बात करें तो लोहा एल्युमिनियम में खाली सोचो, कांच की बात कर लोगे तो 5640 मीटर पर सेकेंड होती है। इन दोनों में किसको क्या लग रहा है, जल्दी आंसर करके बताओ, इन दोनों में किसको क्या लग रहा है, ठीक है ना। 6420 और 5130, ये है 5130 और ये है 6420, सबसे ज्यादा इसी में होती है दिए गए ऑप्शंस में से, और ये भी आपके मीटर पर सेकंड। अब तुम खुद निर्णय ले लो किसमें है, ठीक है ना, किसमें है, तो ये तुमको अब खुद, हवा में 332, ये हवा या निर्वात में सबसे कम 332, ठीक है ना। सबसे ज्यादा क्या होती है सर, तो सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम में होती है ध्वनि की चाल, ठीक है। तो राइट आंसर क्या बना, ए ऑप्शन इसका राइट है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, जरा ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भैया। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। मैंने ये जो चार ऑप्शन लिखे हैं ना, ऐसे ही नहीं लिखे हैं, ये चारों तुम्हारे पेपर के क्वेश्चंस रहे हैं, और ये चारों ऐसे कॉमन ऑप्शन हैं जो एनटीपीसी जीडी दोनों के एग्जाम में आए हैं। अब लो चलो आंसर करो, जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस की अगर हम लोग बात कर ले तो तुम खुद सोचो कि जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता होगा। 18 अप्रैल तो नहीं सर, अभी कुछ ये वाला रटा रहता है कि विश्व विरासत, ठीक है ना, विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे इस दिन है, विरासत दिवस। अच्छा सर ये जो 11 मई है, इस दिन हम लोग क्या मनाते हैं, टेक्नोलॉजी डे। कौन सा टेक्नोलॉजी डे या प्रौद्योगिकी दिवस, सर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। अब तुम्हारे पास मात्र दो ऑप्शन बचे हैं, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, ठीक है ना, प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस ये मनाया जाता है 22 मई और 3 मई। बताओ 22 मई और 3 मई को क्या मनाया जाता है। अब इन दो में से एक है तुम्हारा राइट आंसर, अब राइट करके दिखाओ। एक को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वो तो सर इस दिन प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ठीक है ना, प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वो भी आगे विश्व लगा लो। अब तो भैया आंसर बता दो, विश्व प्रेस स्वतंत्रता, ये सर 22 जैव विविधता दिवस, ठीक है ना, 22 मई जैव विविधता दिवस। तो इसका राइट आंसर क्या बन गया, बी। कितने लोग बी दे रहे हैं, वाह खेल गए गुरु, एक लोग अभी 11 में, ठीक है ना। चलिए आइए अगले पॉइंट पे आएंगे। देखो जो लोग एमटीएस के लिए कमेंट कर रहे हो लल्ला, 1-2 दिन में एमटीएस का आंसर किया जाएगा। पुरनिया सेंटर वाले के लिए 2 दिन का टाइम दिया गया है, तो 2 दिन इस बीच में हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि खुद वहां के एसपी जो हैं कार्तिकेय शर्मा जी पुरनिया के, उन्होंने कहा है कि 25 नवंबर के बाद से हम जो लोग हैं उनको जरूरी पूछताछ शुरू करेंगे, और कुछ समय तो लगेगा, तो 2-3 दिन लगेगा, इसलिए बहुत ज्यादा ये वो मत करो, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। अगला क्या है, कैलोरी मीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। कैलोरी मीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है बताना।
सर घूमती हुई वस्तु की गति ज्ञात करने में, तो कैलोरीमीटर तो नहीं सर, यहां पे तो गायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। हाँ, तो ये तो नहीं है। उठा के एनटीपीसी में देख लेना, ये ऑप्शन रहा है सर। ये जलयान पर सही समय का पता लगाने में क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा, जलयान पर सही समय का पता लगाने में। वायु दाब सर, बैरोमीटर, वायु दाब के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? बैरोमीटर का। मतलब सर ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। उष्मा की मात्रा जानने में हम कैलोरीमीटर का प्रयोग करते हैं। उष्मा की मात्रा, ये एनटीपीसी का क्वेश्चन रहा है, ये एनटीपीसी का क्वेश्चन रहा है। और ये भी बता दूं, गायरोस्कोप और बैरोमीटर दोनों जीडी के पेपर में पूछा है, दोनों जीडी के पेपर में पूछा है। तो ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन सही है मेरे भाई? इसका आपके डी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा, ठीक है ना, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये हो गया ना, 10वां आएंगे ना। राजेंद्र प्रसन्ना किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? राजेंद्र प्रसन्ना किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? हाँ ठीक है, कर दो उसको, वहीं पे रख दो। हाँ ठीक है। राजेंद्र, गुरुजी मेरा जीडी का मेडिकल भी क्लियर हो गया गुरुजी, रिजल्ट कब है? अरे यार आ जाएगा ना। देखो जीडी का ऐसा तो है नहीं कि हम वो हैं, क्या बोलते हैं, एसएससी विभाग के अध्यक्ष हैं, नहीं, आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, भगवान करे तुम्हारा सब रिजल्ट पॉजिटिव रहे। अच्छा करो इसका। सर देखिए, अगर हम लोग बात करें तो संतूर, राजेंद्र प्रसन्ना, बताओ सोच समझ के किससे संबंधित है? सर बांसुरी से। और एक हरि प्रसाद चौरसिया का भी नाम याद रखना, हरि प्रसाद चौरसिया जी, ठीक है ना, हरि प्रसाद चौरसिया जी, और पन्नालाल घोष जी और राजेंद्र प्रसन्ना, यही 3 नाम हैं जो आपके इस वाद्य यंत्र बांसुरी से पूछ सकता है। अगर तबला से पूछा तो तबला से लतीफ जी का नाम आपसे पूछ सकता है, लतीफ खां का नाम पूछ सकता है, गुदई महाराज का नाम आपसे पूछ सकता है, और आपके जाकिर हुसैन, ठीक है ना, गुदई महाराज, इनका नाम पूछ सकता है। और मैं जानबूझ करके वही आपके सामने ऑप्शन लिखता हूं जो ज्यादा आपके पेपर में आया हुआ है, ठीक है ना। अगर सरोद से पूछेगा तो सरोद से विश्वजीत राय और अमजद अली खान, हालांकि पूछने को कई अन्य भी पूछे हैं, विश्वजीत राय चौधरी और अमजद अली खान, ये 2 नाम तुमसे पूछ सकता है। संतूर की बात करें तो संतूर के दोनों ही नाम, पिछले वर्ष इनका निधन भी हुआ था, भजन सोपोरी और शिव कुमार शर्मा, एक तो ये नाम पूछ सकता है, और एक नाम तुमसे पूछ सकता है भजन सोपोरी, ठीक है ना, एक नाम तुमसे पूछ सकता है। बांसुरी बज गई, लो बांसुरी यहां बज गई, हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष जी ने बांसुरी बजा दी, ठीक है ना। याद रखना, थोड़ा स्क्रीनशॉट लेके रख लिया करो। इसका राइट आंसर क्या है लल्ला? इसका राइट आंसर है बांसुरी। मेरे 25 क्वेश्चन ऑब्जर्व किया करो जो तुम्हें तुम्हारे रेलवे और एसएससी के पूरे फॉर्मेट में ना मिले, उस तरीके का क्वेश्चन ना मिले तो मेरी क्लास मत करना, लेकिन अगर मिले तो फिर लल्ला जरूर क्लास में रहा करो। बड़े मेहनत से मैं एक एक क्वेश्चन, एक एक ऑप्शन खुद बनाता हूं। अगला, निम्न में से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है? अब देखो मैंने जानबूझ के सारे ऑप्शन सेट किए हैं, तुम्हें मुझे यहां मैं प्लास्टिक पढ़ा दूंगा। प्लास्टिक जो है बेसिकली 2 प्रकार का होता है, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक को आप गर्म करके बार बार रिसाइकल, रीशेप में यूज कर सकते हो, लेकिन थर्मोसेटिंग एक बार गर्म किए, उसको अपने डिजायर्ड शेप में ढाल लिए, उसके बाद दोबारा आप उसे नहीं बना सकते हो। जैसे घर में रखी हुई बाल्टी, आपके टीवी का कवर, मोबाइल का कवर एक बार टूट गया तो उसको तुम बना लोगे? नहीं। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक 2 ही होते हैं, एक होता है बैके लाइट होगा ना, एक होता है बैके लाइट, ठीक है ना, एक होता है बैके लाइट। इसको ऐसे ही कर दो, ये गलत हो गया है यहाँ पे ऑप्शन, लेकिन यहाँ बैके लाइट होना चाहिए, चूंकि बैके लाइट, ठीक है ना। बैके लाइट और मेलामाइन, ये दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, मेलामाइन, ठीक है ना, ये दोनों ही लल्ला थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं। जबकि टेफ्लॉन, नायलॉन, पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये थर्मोप्लास्टिक का है, ये थर्मोप्लास्टिक का, ये थर्मोप्लास्टिक का, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मात्र 2 एग्जाम्पल हैं, बैकेलाइट और मेलामाइन, ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के।
ठीक है ना, ये आपको 2 ठो याद रखना होगा। अगले पॉइंट पे आएंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, फलों के उत्पादन से संबंधित है। अच्छा, ये ऐसे क्वेश्चन है जो स्टैटिक वाले हैं। दुनिया की कोई भी किताब उठा लो, तुमको ये मिलेंगे ही मिलेंगे। किसी राइटर की किसी भी की बुक उठा लो, ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन जब मैं कोई साइंस के क्वेश्चन के ऊपर आता हूं, तब फिर उनके मैं ऑप्शन खुद सेट करता हूं। एक कोई इसमें लिख रहा है सर इस वाली किताब से ये वाला क्वेश्चन है। हाँ, हम वैज्ञानिक तो हैं नहीं, आशुतोष त्रिपाठी एसएससी अड्डा के टीचर हैं, कोई ना कोई किताब ही पढ़ते होंगे। और हमारा काम क्या है? सच बात है कि नहीं? किताब पढ़ो, क्वेश्चन बनाओ, सिलेबस देखो, बच्चों को पढ़ाओ, और का नाचे ससुर आगे हमको किताब गिना रहे हैं। क्या किताब गिनाओगे तुम हमको? हम तो गर्व से कहते हैं कि तुम लोगों को करंट अफेयर पढ़ाने के लिए मुझे रात में खुद 1.5-2 घंटे पढ़ना पड़ता है। अब कल को कोई योजना लॉन्च हुई, हमको क्या खाक पता है कि कौन सी योजना लॉन्च हुई, कौन मंत्रालय लॉन्च किया, कब तक के लिए लॉन्च किया, उसके अंदर क्या है? पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो मैं तो गर्व से कहता हूं कि मैं पढ़ के पढ़ाता हूं करंट अफेयर को। रोज 2-3 घंटे नए नए क्वेश्चंस में पढ़ता हूं, इसमें कोई हिचक नहीं है मुझे। अकबर बाबर मैं बिना पढ़े कभी भी पढ़ा दूं, कभी भी पढ़ा दूं। अकबर बाबर, पॉलिटी, ये मेरे लिए ठीक है क्योंकि वो तो फिक्स हैं। फलों के उत्पादन, सर देखिए अगर फलों के उत्पादन की बात कर ली जाए तो बहुत सीधी सी बात है सर। अरे यार ये आसान क्वेश्चन है इसमें कि सर पोमो कल्चर ले लीजिए, फलों के उत्पादन से संबंधित कर लीजिए, ठीक है ना। पेन तो सेलेक्ट करना ही ना पड़ेगा। पोमो कल्चर, ठीक है ना, पोमो कल्चर। कुछ लोग हवा में पौधे उगा देते हैं, इसे रख के हवा में खाली बर्तन में डाल देते हैं। तो जो हवा में पौधे उगाए जाते हैं, हवा में पौधे नहीं देखते हो, पानी में पौधे उगाए जाते हैं, हवा में पौधे मतलब उनको खाली जड़ से लटका दो, हवा में ही अपने उसमें शीशे उसे में होते रहते हैं। सर अंगूर की खेती अगर आपको करनी हो तो विटीकल्चर कर लीजिएगा। अगर सर फलों की खेती करनी हो तो सर फ्लोरिकल्चर कर लीजिएगा, ठीक है ना। फलों की करनी हो तो फ्लोरिकल्चर कर लीजिएगा, बात हो जाएगी बराबर। तो ये बात आपका मतलब फ्लोरिकल्चर, अरे यार फल लिख दिया हूं, फूलों, फूल फल, इतना फूलों फलों फूलों का, ठीक है ना, फ्लोरिकल्चर फूल, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे आएंगे और ध्यान देंगे कि अगला क्या है, नेक्स्ट क्या, आ जाओ भैया। हाइड्रा जेलीफिश किस संघ से संबंधित है? चारों ऑप्शन सेट किया हूं। क्यों सेट किया हूं? क्योंकि ये 4 वो हैं और इनके एग्जाम्पल वो हैं जो पेपर में रहते हैं, रेलवे हो या एसएससी हो। अब आ जाओ जरा इसी पे देखा जाए। जैसे कि अगर तुम बात कर लो इसकी मोलस्का, मोलस्का से तुमसे 2 ही पूछेगा, एक को घोघा पूछता है और एक को सीपी। घोघा और सीपी किससे संबंधित है? मोलस्का से। आर्थ्रोपोडा में 4 ठो पूछता है, केकड़ा, मक्खी, तिलचट्टा और खटमल। ये तुम्हारे पेपर में खूब रहता है। क्रैब्स मतलब केकड़ा, सर मक्खी को भी इसी में ले लीजिए। सर तिलचट्टा मतलब काकरोच, यार तिलचट्टा मतलब काकरोच, ठीक है ना, तिलचट्टा। सर आपके केकड़ा, मक्खी, तिलचट्टा, खटमल, ठीक है ना, ये जितने के जितने हैं सब आर्थ्रोपोडा से हैं। एनीलिडा की अगर बात कर दी जाए कि सर इसमें एनीलिडा, एनीलिडा से 2 ठो, जोंक जानते हो पानी में गांव में मिल जाएंगे, केचुआ। तो जोंक और केचुआ, सर जो जोंक होते हैं और केचुआ, अर्थवार्म जिसको कहा जाता है, ये दोनों सर किस में पाए जाते हैं? एनीलिडा। सिलेंट्रेटा, हाइड्रा और जेलीफिश सिलेंट्रेटा। तुम स्क्रीनशॉट ले लो, तुम देख लेना, तुम्हारे इसी में से इन 2, 2, 4, 2, 6, 4, 10, 10, 2, 12 और ये 4 ग्रुप और ये 12 एग्जाम्पल, रेलवे हो या एसएससी, इनमें से अक्सर रखता है। रेलवे हो या एसएससी। अब समझ में आ रहे हो क्यों पढ़ के आना पड़ता है? पढ़ के आ करके ना इसका भी सही है कुछ नहीं कर सकते हो, तुमको हर चीज सेट करना पड़ता है कि नहीं यार वो चीज पढ़ाओ जो एग्जाम में आने की संभावना हो। तो मेहनत से पढ़ोगे तभी पढ़ा पाओगे। जो अपने को अहम ब्रह्मास्मि, मैं जीएस का भगवान हूं, बोर्ड पे जाऊंगा आंख बंद करके लिख दूंगा, तो तुम लिखते रह जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होता। पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए पढ़ना चाहिए, अपडेटेड रहना चाहिए और गर्व से कहना चाहिए कि हाँ मैं पढ़ता हूं, मुझे करंट अफेयर पढ़ना पड़ता है। हिस्ट्री नहीं पढ़नी होती, अलग की बात है। सुकन्या समृद्धि योजना, उसमें भी अभी हायर क्लास को यूपीएससी को पढ़ाना हो तो तुरंत किताब खोलना पड़ जाएगा। जिस टीचर का पढ़ना बंद हो जाए उसका करियर समाप्त हो जाता है। नई नई किताब लाओ, पढ़ो और पढ़ाओ। चलो सुकन्या समृद्धि योजना, अब देखो इसी को
ऐसे तो हम 10 तो याद रखे हैं किस सन में किस, लेकिन मैंने तुम्हारा पेपर रीड किया है कि जब भी 2015 का पूछा है तो बेटी बचाओ, मृदा कार्ड और डीडी किसान चैनल। देखो एक इसमें पूछा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, एक इसका पूछता है मृदा कार्ड योजना कब लॉन्च हुई थी, मृदा कार्ड, और एक पूछता है डीडी किसान चैनल कब लॉन्च हुआ था। अब तुम अपना रेलवे का पेपर उठा करके देख लेना, यही तीन अक्सर 2015 का पूछता है। 2016 में जब तुम चले जाओगे उज्ज्वला, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इसमें तुमसे जब जब पूछेगा तो उज्ज्वला योजना पूछा है, स्टार्टअप इंडिया पूछा है कब लॉन्च हुआ स्टार्टअप इंडिया, और स्टैंड अप इंडिया, ठीक है ना, स्टैंड अप इंडिया योजना, ये 2016 के मेनली प्रमुख हैं। श्रमेव जयते, डिजिटल इंडिया और पीएम जनधन योजना, ये इसके इंपॉर्टेंट हैं। श्रमेव जयते, डिजिटल इंडिया, ठीक है ना, डिजिटल इंडिया योजना, और लल्ला एक आपके पीएम जनधन योजना, पीएम जनधन योजना। ये जो मैंने 9 योजनाएं लिखे ना, ये अक्सर आपके पेपर में रहते हैं, ये अक्सर आपके पेपर में रहते हैं। और सुकन्या समृद्धि भी 2015 में आया था। इसके लिए पढ़ना पड़ता है, इसके लिए पढ़ना पड़ता है। एक स्टूडेंट कब से पूछ रहा है सर आप करंट अफेयर कब पढ़ाते हो? डेली बच्चा सुबह 8 बजे मैं एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पे करंट अफेयर पढ़ाता हूं, डेली सुबह 8 बजे, ठीक है ना, डेली सुबह 8 बजे पढ़ाता हूं एसएससी अड्डा। तो ये वाला तैयार हो गया। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है। किस ईयर के कौन सा क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में रहता है, ये 10 साल का देख करके तुमको बता रहा हूं, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 14 हो गए, आ गया। निम्न में से कौन WBC का अन्य नाम है? WBC मतलब व्हाइट ब्लड सेल। सर रटा हुआ है सर, देखिए सर, थ्रोम्बोसाइट्स तो हम लोग प्लेटलेट्स को कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स तो हम लोग सर RBC को कहते हैं, और ल्यूकोसाइट हम लोग WBC को कहते हैं। इसमें एक ये भी पूछेगा कि यदि किसी व्यक्ति को एड्स हो गया है तो उसका कौन सा लिम्फोसाइट प्रभावित है? तो लिम्फोसाइट उसका T लिम्फोसाइट प्रभावित होता है, ठीक है ना, T लिम्फोसाइट्स ये प्रभावित होता है। यदि किसी व्यक्ति को क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एलिसा टेस्ट एड्स की जांच के लिए किया जाता है। खैर, निम्न में से WBC का अध्ययन WBC का अन्य नाम क्या है? तो WBC का अन्य नाम है ल्यूकोसाइट। रट करके बैठे रहना, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये आसान था इसलिए इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ये क्या है भाई? संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? आज कितनी तारीख है सर? 26 नवंबर है। तो सर संविधान सभा के लिए आज तो बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, सही कह रहे हैं कि नहीं? 26 नवंबर 1949 हम लोग अपने संविधान का 75वां वर्षगांठ इस बार बेहतरीन ढंग से मना रहे हैं। ये मैंने 4 ऑप्शन बड़े सोच समझ के लिखे। क्यों सर? देखो तुम आंसर करो, मैं तुम्हें बता रहा हूं। ये जो है मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत ने अपनी सदस्यता, राष्ट्रमंडल में सदस्यता भारत ने ग्रहण कर ली थी। ये वो डेट है। संविधान सभा ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में अपनी सदस्यता ग्रहण कर ली थी। अगर सर राष्ट्रीय ध्वज की बात कर दी जाए तो सर वो 22 जुलाई 1947। लेकिन सर राष्ट्रगीत की बात कर दी जाए, राष्ट्रगीत, ठीक है ना, राष्ट्रगीत की, तो ये राष्ट्रगान की बात कर ली जाए तो ये राष्ट्रगान की बात कर ली जाए तो 24 जनवरी 1950 राइट आंसर। अगर संविधान सभा के पहली बैठक की बात की जाए तो 9 दिसंबर 1946। अगर संविधान सभा की पहली बार मांग कब की गई तो 1934 में की गई, एमएन रॉय ने की, एमएन रॉय ने। संविधान सभा को अंग्रेजों ने 1940 में कांग्रेस ने अपनी बैठक में डिमांड कर दिया। संविधान सभा के लिए जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था वो 1946, मतलब संविधान सभा के लिए नहीं, कैबिनेट मिशन प्लान के ही रिकमेंडेशन पे संविधान सभा का गठन किया गया। पहली बैठक अगर 9 दिसंबर को हुई, दूसरी 11 दिसंबर को हुई थी और तीसरी 13 दिसंबर को हुई थी, 13 दिसंबर को। ये उसके बाद फिर संविधान लिखा जाना शुरू हुआ। तो संविधान सभा पे बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं और देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। नेक्स्ट
ये निम्न में से कौन केवल पुरुषों में पाए जाने वाला हार्मोन है? सोच समझ के बताना। पुरुषों में। अच्छा, जो पवन सर की बुक लॉन्च हुई है ये वाली, इसको कितने लोग ऑर्डर कर लिए हो? जीके जीएस एक्सप्रेस। मैं तुम्हें बता दूं कि इसका एक दिन में रेट बढ़ने वाला है। इसके साथ तुम्हें वो भी फ्री मिल रहा है, 31 घंटे का बैच भी फ्री है, प्लस इसके साथ 50 टेस्ट सीरीज, 4000 क्वेश्चंस की पीडीएफ, ई बुक, ये सारी फ्री हैं। ये किताब आपको Y182 कूपन कोड से मिल जाएगा और मात्र 97-98 रुपए में मिल जाएगा, ठीक है ना। 98 रुपीज के पास ये आपको मिल जाएगा। इसके साथ तुम्हें एक बैच भी फ्री मिलेगा जो सर 4 या 5 दिसंबर से पढ़ाना शुरू करेंगे, ये बात याद रखना, ठीक है ना। सर देखिए, इसमें टेस्टोस्टेरोन पुरुषों का हार्मोन है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन ये महिलाओं में पाए जाने वाला हार्मोन है, ठीक है ना, ये महिलाओं में। अगला क्वेश्चन क्या है सर? अगला, AFP किस देश की समाचार एजेंसी है? AFP किस देश की समाचार एजेंसी है? गर्मी लगने लगी यार, अब बोलने में तो गर्मी लगेगी ही ना। AFP किस देश की समाचार एजेंसी है? ठीक है ना, बताओ 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 बताओ। AFP सोच समझ के बताना कि AFP। सर UPP उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं, ठीक है ना। पाकिस्तान की समाचार एजेंसी का नाम है UPP। सही कह रहा हूं, भारत की यूनिवार्ता है। तुमको अमेरिका की पता है USA की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? UP। यूपी। अब कहोगे सर यूपी इसका नाम कैसे है? अब है ना, तुम बताओ, मैं बता रहा हूं ना, पहले तुम बताओ, ठीक है ना। यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल यूनाइटेड, ये है प्रेस इंटरनेशनल यूनाइटेड, USA की समाचार एजेंसी है। फ्रांस की अगर हम बात करें AFP, तो ये सर फ्रांस की है। इंडोनेशिया की अगर हम बात कर दें तो अंतारा, कई बार सुने होंगे कि अंतारा के हवाले से बोला गया है, अंतारा। अगर भारत की बात कर दें, यूनिवार्ता, भारत की बात कर दें तो यूनिवार्ता, ये भारत की समाचार एजेंसी का नाम है। हाँ, ये मत सोचना कि नहीं सर भारत की समाचार एजेंसी, UNI भी भारत की समाचार एजेंसी का ही नाम है, UNI। आजकल ANI देख तो कहीं कहीं जाते होंगे तो ANI समाचार एजेंसी है, ठीक है ना, याद रखना। तो इसका राइट आंसर फ्रांस बना, इसका राइट आंसर फ्रांस बना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखो इसमें एक बात याद, ये तो नहीं है सर, हैं इधर आओ। बॉस इंडिकस, राना टिग्रीना, गुरुजी तो मेढक का होता है, हाँ भैया होता है। बॉस इंडिकस, गुरुजी तो गाय का होता है, होता है। पाइसम और ओरिजिया धान और गेहूं का है, बताइएगा कौन सा किसका है? पाइसम P मटर का है, ये है आपके धान का। एक को बच्चा जीवन में धान बो दिए हैं, दूसरे के गेहूं। कुछ लोग होते हैं कलेजे पे मूंग दलते हैं, कुछ लोग होते हैं जीवन में धान बो देते हैं। धान का तुम लोग को आज कमेंट बॉक्स में बताना है, गेहूं का, ठीक है ना, गेहूं का आज कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। बाकी आप किसी के जीवन में धान बो दिए हैं, किसी के जीवन में धनिया बो दिए हैं, किसी के छाती पे मूंग दल रहे हैं, आपको बधाई हो, क्योंकि वो इसी लायक होंगे, तभी ना आपकी। आप भाई कोई गलती तुम थोड़ी कर रहे हो। अच्छा, आज तुम लोग को एक मजेदार बात बताएं। ये वाला प्रश्न आज मेरे एक शॉर्ट्स के उसमें कमेंट में था कि सर ये YouTube के सर लोग इतना लड़ते क्यों हैं? मैंने कहा लड़ थोड़ी रहे हैं यार, कोई भी सब्जेक्ट के टीचर हो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं, खास करके गणित वाले सर जी लोग तो हमारे सीनियर हैं, इसलिए हम उनके लिए तो कुछ नहीं बोल सकते, हमारे सम्मानित हैं, सीनियर हैं, मित्र हैं। लेकिन मैं तुम लोग को कहूं, देखो ये IPL मार्च में शुरू होगा, उससे पहले का ये इंटरटेनमेंट है। लेते अब कोई इंटरटेनमेंट का तो वो है नहीं, मार्च में IPL है, इधर कार्यक्रम है, इंटरटेनमेंट करते रहिए, पढ़ते रहिए। सभी सर अच्छा पढ़ाते हैं, सभी सम्मानित हैं, और आप इन चीजों में ना पढ़े, सिर्फ ध्यान से पढ़ते रहो, बात खत्म, ठीक है ना। मार्च से पहले तुमको इंटरटेनमेंट मिल रहा है, क्या दिक्कत है तुमको? पागल की तरह क्वेश्चन करते रहते हो। इसका आंसर करो, वायुसेना का पश्चिमी कमांड कहां है? वायुसेना का पश्चिमी कमांड कहां है? बताओ बताओ, वायुसेना का पश्चिमी कमांड। अरे सर देखिए, यहां पे दक्षिणी है, यहां पे पूर्वी है, यहां पे सेंट्रल केंद्रीय है, ठीक है ना, ये रट लो। ये दक्षिणी कमांड है, ये पूर्वी कमांड है, ये सेंट्रल कमांड है। एक वायुसेना का ट्रेनिंग कमांड भी होता है, वायुसेना का ट्रेनिंग कमांड।
बता सकते हो वायुसेना का ट्रेनिंग कमांड कहां पड़ता है? सर उसके लिए आपको बंगलुरु जाना पड़ेगा। चलेंगे ना भाई, तुम अगर ले चलोगे तो क्यों नहीं चलेंगे, बंगलुरु जाना पड़ेगा। राइट आंसर। वायुसेना का पश्चिमी कमांड कहां पे है सर? नई दिल्ली में है। दक्षिणी कमांड तिरुवनंतपुरम में, पूर्वी कमांड शिलांग में, केंद्रीय कमांड प्रयागराज, भूतपूर्व इलाहाबाद, उससे पहले भी प्रयागराज। ट्रेनिंग कमांड, और एक होता है मेंटेनेंस कमांड, वायुसेना का मेंटेनेंस, ठीक है ना, मेंटेनेंस, ठीक है ना, मेंटेनेंस कमांड। ये जो मेंटेनेंस कमांड है लल्ला, ये आपके कहां पे पड़ता है? मेंटेनेंस कमांड ये पड़ता है नागपुर महाराष्ट्र में। इन 4 ये 2 ये 6 याद रखना। देख